हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको एक वर्कशीट दी थी और उस वर्कशीट में बच्चे कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। तो बच्चे, वो क्वेश्चन जो थे बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, उन चैप्टर के बेसिस पे थे। तो बच्चे देखते हैं कि आज उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन बच्चे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि आपको एक चार्ज स्फीयर दे रखा है, एक चार्ज स्फीयर दे रखा है। मान लीजिए मैंने जो इसका चार्ज है, टोटल चार्ज है बच्चे, वो कितना है? टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर बराबर कितना मान लिया मैंने? क्यू मान लिया। ठीक है बच्चे, और इसका रेडियस आपको दे रखा था कैपिटल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर दे रखा कैपिटल आर, और आपको दे रखी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो दे रखी कितनी बच्चे आपको? सिग्मा। अब आपको फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो बहुत सारे बच्चे आपको ये, मैंने क्या करा, इस पॉइंट पे एक सरफेस, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। गॉसियन सरफेस मतलब बच्चे क्लोज सरफेस, एक क्लोज गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर ली। और उसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो वो क्या कहती है? वो ये कहती है टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर किसके होता है? ई डॉट सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, जिसको बच्चे हम लिखते हैं क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या है बच्चे आपका? जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होगा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो बच्चे क्या है? आपका स्फीयर है, और स्फीयर का चार्ज कितना है? क्यू है। तो टोटल चार्ज क्या होगा गॉसियन सरफेस के अंदर? क्यू होगा। तो बच्चे अगर मैं ये आपका डी एस मान लूँ, स्मॉल एलिमेंट डी एस, और इस पूरे डी एस एलिमेंट का क्लोज इंटीग्रेशन करूँ तो कितना आएगा बच्चे? इसका सरफेस एरिया आएगा, और वो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या आ गया? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब बच्चे बात करते हैं कि सरफेस डेंसिटी, जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था वो कितना था? वो था बच्चा आपका टोटल चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया, जो कि आपका ये होगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्यू अपॉन क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे इस वाली क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपका आएगा। तो इसको लिख दो इक्वेशन 1, इसको लिख दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा बच्चा आपका? ई बराबर आएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इसमें। तो आपका आंसर आ गया। आप देख लो बच्चे, ये कौन सा ऑप्शन है? ये सेकंड ऑप्शन है, इसका मतलब आपका सेकंड आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास दो स्फीयर दे रखे हैं, वो दोनों स्फीयर का रेडियस आपको दे रखा है। ठीक है बच्चे, मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ क्या दे रखा है। दो स्फीयर दे रखे हैं, उन दोनों स्फीयर का रेडियस नहीं दे रखा आपको, नेग्लेजिबल कह रहा है। द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लेजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। तो रेडियस सॉरी नेग्लेजिबल है। तो स्फीयर दे रखे हैं, उन दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको, वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर का, और उन दोनों स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो आपको दे रखा है। तो बच्चे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि बच्चे इसमें सिंपल अगर आप कूलम्स भी लगाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे आप जानते हो कि दो स्फीयर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है बच्चा आपको, और वो दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है बच्चे, मान लो आर 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करूँगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, और आपको चार्ज दे रखा है Q 6.5 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम दे रखा है। ओके, अब बच्चे सिंपल फार्मूला लगाते हैं बच्चे हम। ये आर मान लो, ये क्यू मान लो, और इसमें रिपल्शन हो रहा है, तो हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पे दोनों क्यू सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बात करते हैं। तो बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू कितना बच्चा आपका? 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 की पावर होल 2, और आर कितना रखा है? 50 इंटू 10 टू द पावर -2 की होल पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन आएगा बच्चे आपका। ये आपका आंसर है। तो बच्चे
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई कुछ था ही नहीं लॉजिक। ठीक है अच्छे, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन जो है ना बच्चा आपका, वो अभी आप मत करना क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और कैपेसिटर अभी हमने नहीं पढ़ा, जो सेकंड चैप्टर में है। ठीक है, एक फॉर्मूला यूज़ होगा सिंपल सा, उस सिंपल से फार्मूले की हेल्प से हम इसको फटाफट से कर देंगे। ठीक है अच्छे, तो कैपेसिटर का फार्मूले का यूज़ करके हम इसको करेंगे। तो अभी हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर बच्चे 2-3 टॉपिक रह गए हैं, फिर उसके बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है अच्छे, तो अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चा आपका यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चा सब जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का तो आंसर जानते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। क्या होती है बच्चा आपकी? कूलम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चा आपका? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड q बट अपोजिट बट पॉजिटिव साइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक चार्ज का पेयर है जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और पॉजिटिव साइन होता है। भाई साइन तो हमने देखा था कि अपोजिट था, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, गलत है ये तो। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ, अगला देखते हैं, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड q बट अपोजिट साइन एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, और अगला ऑप्शन नेगेटिव, हाँ बच्चे बी ऑप्शन होगा। ओके बच्चे, अपोजिट साइन भी कह रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड भी कह रहा है, मतलब हम जानते हैं डाइपोल क्या होता है, एक पेयर जिसमें सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज होते हैं और उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है d। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जो कि हमारी डेफिनेशन बी सेटिस्फाई कर रही है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, विच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कॉरस्पॉन्ड टू अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो आपका सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कब होती है बच्चे? अगर हम बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम आपका एक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब आपका होता है बच्चे? जब वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हो बच्चे आपका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम होगी, मतलब एंगल क्या होगा कि जो 0 होगा, तो बच्चे हमारा जो डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चा आपका 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज़ द मास ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। बेटा देखो, चार्जिंग की वजह से जो आपका मास पे इफेक्ट पड़ता है वो लॉजिक बहुत सिंपल है बच्चे। देखो बच्चे, मान लीजिए एक स्फीयर है, ये न्यूट्रल है अभी, ठीक है, एक स्फीयर दूसरा है, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, अभी फिलहाल पॉजिटिव है। अब मैंने इसको टच कर दिया, अगर दिया इसको टच कर दिया, टच करने से क्या होगा कि बच्चे इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसफ़र। यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे वो कहाँ ट्रांसफर होंगे? यहाँ रहेंगे। और फिर ये क्या हो रहेगा आपका, ये वाला चार्ज क्या हो रहेगा, ये वाला स्फीयर क्या हो रहेगा बच्चा आपका? पॉजिटिव हो रहेगा। ये चार्ज हो गया। अब ये चार्जिंग तो होगी इसमें। अब मुझे आप बताइए बच्चे, ये चार्ज तो हो गया स्फीयर, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसमें ट्रांसफ़र हो गए। यहाँ जब मैंने टच किया तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब क्या अब ये ट्रांसफ़र होने से इलेक्ट्रॉन के इसमें क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बताइए, ये चार्ज तो हो गया, तो इसके मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चे, पड़ेगा, पर नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तो बच्चे इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से इसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा, पर बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर, बहुत कम। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र करता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो एटम के अंदर होते हैं, मतलब एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। भाई प्रोटॉन कहाँ होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो बच्चे ऑब्वियस ही बात है, एटम तो मूव करेगा नहीं, मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, चार्ज जब करता हूँ किसी बॉडी को तो बच्चे बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, आपके प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से आपका चार्जिंग करने से उसके मास पे बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, अगली क्लास में देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो बच्चे आज के थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।